एम्पावरर्स इस वक्त आपको माइक्रो लेवल के ऊपर डॉलर्स अर्निंग के हवाले से तो बहुत ज़्यादा एम्पावर कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। विजिट वीजास की जो डिनाइल है ना, वो नॉर्मली होता है अंडर 214B 214B इमिग्रेंट इंटेंट। दैट पर्सन विद हिज स्पाउस, हिज और हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 21, वो पूरी की पूरी फैमिली यहाँ यूएस में डायरेक्टली ग्रीन कार्ड पे आ सकती है। We have formed the world's biggest ecosystem on eBay trainings and on eBay fulfillment centers. Winners, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम तनारामी, फाउंडर एंड CEO ऑफ एम्पावर्स, और आज अभी कहते हैं मैं मौजूद हूं अमेरिका में, टेक्सास में और ह्यूस्टन में। और आज एक बहुत अमेजिंग गेस्ट हैं जिनके साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये जो हमारी पॉडकास्ट है या ये जो कहते हैं कन्वर्सेशनल सा इंटरव्यू है, इसको आपने एंड तक देखते हैं। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी लाइफ इसके बाद तब्दील हो सकती है इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे वो लोग कि जो इंटरनेशनल एवेन्यूज़ को देखना चाहते हैं, जो लोग अमेरिका में आना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे आके अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं, उनके लिए शायद आज बहुत ज़बरदस्त बातें होने जा रही हैं। असल में मैं बहुत अरसे से इस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहा था कि एम्पावरर्स इस वक्त आपको माइक्रो लेवल के ऊपर डॉलर्स अर्निंग के हवाले से तो बहुत ज़्यादा एम्पावर कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमारे बहुत सारी ऐसी ऑडियंस, हमारे फैंस, हमारे फॉलोअर्स और स्पेशली एम्पावर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त मिलियंस में अर्न करना शुरू कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम कि उन्हें इंटरनेशनल हो जाना चाहिए। दे मस्ट मूव टू द US, दे मस्ट मूव टू द UK, दे शुड मूव टू द ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो इसी सिलसिले में कहते हैं आज मैं एक बहुत अमेजिंग कहते हैं पर्सनैलिटी उनसे कहते हैं मैंने यानी कि टाइम लिया। मेरे कहते हैं फॉलोअर हैं, उनका नाम था फरहान। उन्होंने कहते हैं कमेंट किया कि कामरान मखदूम साहब से आप कहते हैं मिलने की यहाँ पर कोशिश करें। US में ह्यूस्टन में होते हैं और बहुत बड़े एक इमिग्रेशन के लॉयर हैं। तो हमने कामरान भाई की टीम के साथ कहते रब्ता किया और कामरान भाई ने टाइम स्पेयर किया, और टुडे वी आर इन कामरान भाई ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। जी वालेकुम कासिम, थैंक यू फॉर कमिंग, टेकिंग द इनिशिएटिव। थैंक यू कामरान भाई। पहले तो ये कि मतलब जितनी मैंने अब तक आपकी ऑनलाइन कहते प्रोफाइल देखी, जो आपका कहते पब्लिकली अवेलेबल डाटा था, उसके लिहाज से आई मस्ट से कि आई मीन आप पाकिस्तान का भी फ़ख्र हैं और आप कहते हैं मुल्तान का भी फ़ख्र हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे गोरे बहुत सारे यानी कि हमारे देसी और कहते हैं नॉन देसी लोग जो हैं, वो आपसे US आने के हवाले से बहुत सारी कहते हैं सर्विसेज ले रहे हैं। एंड दिस इज़ प्राइड फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं जज़ाकल्लाह। वो होता ही है कासिम कि हम सब लोग जो है ना, अपने जो काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि और लोगों का भी भला हो रहा होता है। और उसमें जिस तरह आपने भी अभी कहा कि आपके लेट्स से ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो लाखों में कमा रहे हैं या मिलियंस में कमा रहे हैं, इन एसेंस वो सदका जारी हैं आपके लिए, क्योंकि आपने उन्हें मशअले राह दिखाई, आपने उन्हें बताया कि ये एक एवेन्यू है। उनमें से बहुत सारे हैं जो डिसहार्ट हो गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उसे देखा। आज भी ये किस्मत की बात है कि आपके ये जो पॉडकास्ट है कितने लोग देखेंगे, बिल्कुल, और उसमें से कितने मुस्तफ़ीद होंगे, और कितने उससे फिर इंस्पिरेशन लेंगे कि हाँ हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल। बट द वन थिंग विच आई वुड कमेंड यू एज वेल इज़ कि आप ये मशले जला रहे हैं और ये वक्त के साथ साथ ये ऐसी हैं जो चलती रहेंगी। आपकी वजह से उनके रोज़गार हैं, उन रोज़गारों की वजह से और लोगों का फ़ायदा हो रहा है। सो कूडोज टू यू एज वेल। जज़ाकल्लाह कामरान भाई। अच्छा कामरान भाई, वैसे तो मैं कहते इसको एक नेशनल फ्लो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करता होता हूँ, और ये जो मेरी पॉडकास्ट है वो विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड वो होती है। आई मीन दैट्स द वे इट शुड बी, फ्री एंड कैंडिड, राइट। लेकिन आज मैंने थोड़े से कहते क्वेश्चन कहते हैं लिखे। रीज़न ये थी कि थोड़े टाइम के अंदर कहते हैं मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो हम डिलीवर कर सकें। अच्छा, नॉर्मली हम स्टार्ट में ना कहते हैं ये डिस्कस करते होते हैं कि भी आपकी लाइफ क्या थी, लेकिन ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा बीच में। स्टार्ट में वो वाला सबसे इम्पॉर्टेंट कहते हैं क्वेश्चन जो हर कोई कहते हैं जानना चाह रहा होता है। मेरे इस वक्त जो ऑडियंस है उसमें बहुत से लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल ई कॉमर्स। दे आर डूइंग ई कॉमर्स ऑन eBay, दे आर डूइंग ई कॉमर्स ऑन Etsy, दे आर डूइंग ई कॉमर्स ऑन Shopify। फिर बहुत से लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर की फील्ड्स हैं, बहुत से लोग कहते हैं डिजिटल अर्निंग्स के हवाले से। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन, वो तमाम लोग जो इस फील्ड में हैं, चाहे वो फ्रीलांसर हैं या वो एक स्टार्टअप हैं या वो एक यानी कि रिमोट जॉब कर रहे हैं,
उनके लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं अमेरिका आने के? एवेन्यूज बहुत सारे हैं, जिनमें सर फहरिस्त B1 है, B1 विजिटर फॉर बिजनेस, नॉट द कंटेम्प्रेरी B1 B2 जिसमें वो कहते हैं भाई हमने सैर के लिए जाना है, पता नहीं सियाहत करेंगे, पता नहीं घूमे फिरेंगे, दोस्तों से मिलेंगे। सो जो कॉमन फैक्टर होता है वो है B1/B2। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक वन कॉल्ड अ B1 ओनली, दैट्स इट। वो क्या है कि मैं यहाँ आऊँगा और मैं अपने बिजनेस इंटरेस्ट को देखना चाहता हूँ। राइट। अगर आप इससे थोड़े से ज़्यादा लेवल पे जा रहे हैं, where you have been doing business for a certain time, there is an E1, E is in England, that is called treaty trader visa, ट्रीटी trader, तजारत, करनी। जो that's what it is, Amazon, ये सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं। एंड देयर इज थर्ड थिंग विच इज़ कॉल्ड एन E2, ट्रीटी इन्वेस्टर, जिसमें आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा था, मैंने उस पैसे को बिजनेस में लगाया और वो ग्रो कर रहा है। ताहम इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइज इन पाकिस्तान। टाइज इन पाकिस्तान यानी कि मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा और क्यों आऊँगा? अब आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, मैं अखज़ ये कर रहा हूँ कासिम कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ अपने आप को मनवा लिए है। ये वो लोग नहीं है जो आज सुबह उठे और उन्होंने कहा जी हमने बिजनेस करना है, अमेरिका में बिजनेस करेंगे। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम कंपनी बना ली है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम कुछ महीने या उससे ज़्यादा ट्रेड शुरू कर दी है, कुछ प्रोडक्ट्स ली हैं, प्रोडक्ट्स को बेची हैं। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनका बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा, क्योंकि उनके पास यहाँ का सोशल नहीं है, तो वो वाइज बैंक या इस किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दे कैन नॉट ओपन इन द मेन स्ट्रीम बैंक्स लाइक चेस, वेल्स फार्गो, बैंक ऑफ अमेरिका वगैरह। उनके लिए ये एवेन्यू बहुत अच्छा है। क्या? B1, क्योंकि वहाँ वो ऑफिसर को जाके ये बता सकते हैं कि अभी हमारे पास वीज़ा नहीं था, यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान में हमने बिजनेस को इस हद तक ग्रो कर दिया, अब हम वहाँ जाके वी नीड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। राइट। अब इसी में कुछ चीज़ें जो आपके वो साहिबान जो कर रहे हैं बिजनेस, उन्हें पता होगा कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए कंपनी बना सकते हैं। बिल्कुल। वो कंपनी का EIN लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन वो भी कर सकते हैं। ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है बैंक अकाउंट खोलने में, ऐसे जिसमें भी कुछ तरीके हैं कि अगर उनका कोई लोकल कॉन्टैक्ट है यहाँ, उन साहब को वो, उन साहब या खातून को वो इस्तेमाल कर सकते हैं टू बी देयर रिप्रेजेंटेटिव, और उन्हें दोनों काम कर सकते हैं, उन्हें एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। राइट। तो एक पंख दो काज, उन्होंने उस शख्स को फ़ायदा भी लिया कि कंपनी बनाने में, और फिर उन्हें एज दी लोकल कॉन्टैक्ट भी इस्तेमाल कर लिया। राइट। सो बोथ दीज थिंग्स आर अवेलेबल। राइट राइट राइट। अच्छा, इसमें अकाउंट भाई के अब एक बंदा, यानी कि इस वक्त आपकी सारी बात का जो मतलब था कि अपने ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर कहते हैं बना लें और उसके बाद फिर अप्लाई करें फॉर B1। या तो बना ले, क्योंकि विजिट वीज़ास के जो डिनाइल है ना, वो नॉर्मली होता है अंडर 214B, 214B इमिग्रेंट इंटेंट। और वो क्यों होता है कि एक शख्स कहता है कि जी मैंने अमेरिका जाना है, और ऑफिसर कहता है क्यों जाना चाहते हो? कहता है भाई वो डिज्नीलैंड है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, पता नहीं मैं ये देख लूंगा। द पर्सन इज कंफ्यूज्ड। यहाँ पे यू आर वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू इंटेंड टू डू। राइट। यू आर फोकस्ड। राइट। वहां पे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं लेके जानी, अपनी रिटर्न टिकट नहीं लेके जानी, लेके क्या जाना है? द कन्विक्शन इन यू, कि आप करेंगे क्या वहां पे। दैट इज योर फोर्स, दैट इज द स्टैचर यू हैव टू टेक विद यू। अब उसमें इट कुड बी एनीथिंग। आई हैव हैड केसेस जहां पे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने आज तक अमेरिका की शक्ल नहीं देखी, लेकिन इवन देन दे आर डूइंग बिजनेस व्हाइल सिटिंग इन पाकिस्तान। राइट। राइट। इन डिफरेंट प्लेसेस। आपको बड़े शहर में भी नहीं होना चाहिए, जहाँ इंटरनेट है, बिजली, आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ग्लोबल सिचुएशन। बिल्कुल। सो आपकी कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए बिफोर यू वेंचर इनटू कमिंग टू US एंड स्टार्टिंग योर बिजनेस। तो आपका वो माइंडसेट जो है ना, वो होना चाहिए एंटरप्रेन्योरियल। राइट। अच्छा, अकाउंट भाई, अब एक बंदा है, उसने आगे कहते हैं B1 के लिए किया, अप्लाई किया, और उसने ये जो कहते प्री रिक्विजिट्स जो थे ये उसके कहते फुलफिल्ड थे, और ये सारी चीज़ें थी उसकी, और ही और शी गॉट द वीज़ा। राइट। अच्छा, अब वो B1 पे इधर अमेरिका आके क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो? क्या वो कोई अर्निंग आके स्टार्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे से वो मीटिंग्स करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, मतलब क्या? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन
आपको इजाज़त है, आप यहाँ कंपनी बना सकते हैं, आप घर भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, आप उस बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, आप खुद काम नहीं कर सकते। B1 पे हम ये सारे काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो और यही वजह होती है क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम आपको देखना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। राइट यू कैनॉट यूज द विजिट वीजा टू कम एंड वर्क इन द यूएस। राइट राइट। तो आप अगर कहते हैं कि जी विजिट वीजा पे मैंने कंपनी बना ली, मेरी कंपनी चल रही है, मेरे पास बिजनेस कार्ड है, मैं उस कंपनी का CEO हूँ या प्रेसिडेंट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं महीने के 10-12 हज़ार डॉलर भी कमा रहा हूँ। राइट। आप डिपोर्ट हो जाएंगे जब आप ये कहेंगे कि जी मेरे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है। क्यों? बिजनेस चल रहा है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? So you need to have employee. Now the other interesting part is employee की कोई designated salary नहीं है कि महीने का उसे 3,000 देना है। सही सही। Depending on the nature of your business, और जब आप organically grow कर रहे हैं तो business भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ऐसे ही। तो शुरू में आप कहते हैं कि जी मुझे एक एम्प्लॉई, फर्ज करें ये अमेजॉन बिजनेस है, राइट, मुझे एक एम्प्लॉई ऐसा चाहिए जो सिर्फ वेयर हाउस में मेरी चीज़ों वगैरह को देख सके और मुझे हफ्ते के 5 घंटे के लिए चाहिए, और मैं उसे लेट्स से $20 पर आवर दे रहा हूँ। सही। एक हफ्ते के $100 ही दिए। सही। सो यू कैन कस्टमाइज इट टू द वे यू वांट, इट्स जस्ट दैट इट शुड मेक सेंस कि जी वक्त के साथ साथ जिस तरह मेरी ज़रूरत पड़ रही है, आपका अपना एम्प्लॉय नहीं है, जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर रहे हैं उस Amazon 3PL वेयर हाउस में, वो भी तो इनडायरेक्टली आपका एम्प्लॉय है। ऐसे ही। आप उन्हें जो पेमेंट कर रहे हैं, सो व्हाट यू शुड बी शोइंग योरसेल्फ इज कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं खुद जाके काम नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल डिसीजंस ले रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो 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 कहते हैं वहाँ पे काम करें। राइट। अच्छा, और इसमें काम भाई एक और चीज़ भी तो हो सकती है कि मैंने जब अपनी कंपनी ओपन की तो ऑब्वियसली मुझे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए वहाँ पे, जैसे कहते हैं यानी कि मेंबर मैनेज कंपनी और कहते हैं मैनेजर्स मैनेज कंपनी। तो अब मुझे फिजिकल बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ऑब्वियसली एक अपना कहते हैं वहाँ पे मैनेजर चाहिए। तो वो जो कहते हैं मेरा मैनेजर है, ही और शी कैन बी माई फर्स्ट एम्प्लॉय। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। राइट राइट। ठीक हो गया। और कमरे अभी हमारा ये ना जिस कहते हैं मैं कहते हैं बाय द वे बात करूँ कि एम्पावरर्स जो मेरी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोग ईबे की जो कहते हैं एम्पावरमेंट है उसके ऊपर हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वी हैव alhamdulillah form the world's biggest ecosystem on eBay trainings and on eBay fulfillment centers. We have the fulfillment centers in Australia, Melbourne, UK में है, कहते हैं ब्रेडफोर्ड में है, और कहते हैं लंदन में है, US में यहाँ पे कहते हैं रिचमंड में है, टेक्सास में, सॉरी ह्यूस्टन में, और इसी तरीके से जर्मनी में वी हैव स्टार्टेड इन हैम्बर्ग। राइट। तो ये ना इसमें कहते हैं ट्रेनिंग्स और फिर हमारे मीटिंग्स और हमारे मीटअप्स और की हमारी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और फिर जो ईबे है उसमें ऑब्वियसली बात है, कहते हैं आपको ना फुलफिलमेंट अपनी ही चाहिए होती है, अनलाइक अमेजोन में आप अपनी फुलफिलमेंट भी आप कर सकते हैं, मतलब पिक पैक शिप, और अमेजोन के फिर अपने वेयर हाउसेस भी होते हैं। तो वी आर दी लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ईबे इन दी वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमारा ना ज़्यादा पेनिट्रेशन देसियों में थी, इंडियन पाकिस्तानी, चाहे वो वहाँ पर हैं या पूरी दुनिया में कहीं पर भी हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू पेनिट्रेट इन टू द इंग्लिश पीपल, द नेटिव पीपल, और अभी हमारी यहाँ पे कहते हैं मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। राइट। ठीक होगा अकाउंट भाई। अब वो B1 के ऊपर कहते हैं यहाँ पर आ गए, और आपने बता दिया कि एक बड़ी फाइन लाइन है कि यहाँ से खुद वो यहाँ पे खुद जॉब नहीं कर सकते अपनी कंपनी में या कहीं और पे, यानी कि यहाँ से कोई अर्निंग नहीं करेंगे। That's what I wanted to clarify. I'm glad you stole the words out of my mouth. तो एक शख्स के फिर ज़हन में ये होगा कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं अपना वक्त लगा रहा हूँ और मैं कमा नहीं सकता, क्यों कर रहा हूँ? Right? Right. That's exactly what I wanted to. अगर आप नहीं भी बोलते तो I wanted to discuss on that. The person, because he or she is the owner, वो कंपनी के प्रॉफिट्स ले सकते हैं। राइट राइट। वो बिजनेस में एज अ सैलरी नहीं ले सकते। राइट। तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं महीने का ये कमा रहा हूँ, ये मेरी इनकम है। हाँ, चूंकि वो मालिक हैं, उस मालिक होने की वजह से वो कहते हैं कि भाई ये हमारा पैसा है, ये बिजनेस ने अर्न किया, ये मेरे डिविडेंड्स हैं, वो ले सकते हैं। वो ले सकते हैं। व्हाइल ही और शी इज इन द USA, कहीं उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इन द USA बाहर हैं तो राइट उसको बता। राइट। ठीक है व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक ही लैपटॉप से मल्टीपल ईबे, एटसी, टिकटॉक शॉप, ट्विटर या अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपको बैन होने का खतरा रहता है, तो आपके लिए एक हल है मेरे पास। जी हाँ, आपके इस मसले का हल है
एड्स पावर। एड्स पावर एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर और प्रोफाइलिंग टूल है और इसमें हर एक प्रोफाइल ऐसे ही काम कर रही होती है कि जैसे एक सेपरेट लैपटॉप काम कर रहा है। एड्स पावर के अंदर मल्टी अकाउंटिंग करना बहुत आसान है और एड्स पावर अलहदा प्रोफाइल्स क्रिएट करता है। जो आपकी प्रॉक्सीज हैं वो बहुत आसानी से बाइंड हो जाती हैं और आप अगर भी टीम को रोल्स असाइन करना चाहें कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरा टीम मेंबर ए है ये इस वक्त ईबे के इस अकाउंट के ऊपर काम करेगा और मेरा टीम मेंबर बी है वो ईबे के या एटसी के इन 3 अकाउंट्स के ऊपर काम करेगा, तो आप रोल्स भी असाइन कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि असली फिंगरप्रिंट्स असाइन करता है ये हर प्रोफाइल को। अच्छा, एड्स पावर है किन किन के लिए? वो तमाम लोग जो एक ही लैपटॉप पर मल्टी अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि एक ही मार्केट प्लेस के मल्टी अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एटसी, फॉर एग्जांपल ईबे, फॉर एग्जांपल ट्विटर, फॉर एग्जांपल जो फेसबुक के डिफरेंट पेजेस बनाकर सेल करते हैं, या वेब3 के प्रोजेक्ट्स करते हैं, या वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वाइल यूजिंग वन सिंगल लैपटॉप, या इसके साथ साथ वो डिफरेंट वर्क फ्लोज के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरह के तमाम लोगों के लिए जिन्होंने एक ही मशीन, एक ही लैपटॉप यूज़ करते हुए मल्टी अकाउंटिंग करनी है, ये टूल उन सब के लिए है। एड्स पावर को यूज़ करना बहुत आसान है। आपने एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उसमें आईपी को बाइंड करना है, ओके का बटन दबाना है और आपकी एक न्यू प्रोफाइल यानी कि आपकी एक न्यू मशीन, एक न्यू लैपटॉप रेडी है आपके एक न्यू अकाउंट के ऊपर काम करने के लिए। अच्छा जी, अब आ गई है सबसे मज़े की बात कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी कि 30 सितंबर 2025 से पहले आप अगर एड्स पावर को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलेगा 50% का कैशबैक। लेकिन ये जो कैशबैक है ये $30 तक का होगा और यही सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल आप अगर करते हैं 180 डेज यानी कि 6 माह के लिए तो आपको मिलेगा 32% का ऑफ। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल ले जाते हैं 1 साल तक तो आपको मिलेगा 52% का ऑफ, और अगर 540 डेज तक आप अगर अपना रिन्यूअल के ले जाते हैं तो आपको मिलेगा 58% का ऑफ। मेरी ये बात उन सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि जो मल्टीपल ईबे अकाउंट्स, मल्टीपल एटसी अकाउंट्स, मल्टीपल ट्विटर अकाउंट्स, मल्टीपल फेसबुक अकाउंट्स, मल्टीपल एफिलिएट अकाउंट्स, मल्टीपल वेब3 प्रोडक्ट्स एक ही मशीन से कर रहे होते हैं, ये उनके लिए गोल्डन चांस है। अच्छा जी, अब आपने इसको सब्सक्राइब कैसे करना है? नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन है इसमें जो पहली लाइन में दिया गया लिंक है इस पर आपने क्लिक करना है। जो फॉर्म ओपन हो जाएगा उसमें आपने अपनी तमाम डिटेल्स फिल करनी है और जहाँ पे कूपन कोड में आपने लिखना है एम्पावरर्स। जी हाँ, एम्पावरर्स। आपको मज़ीद 5% का ऑफ भी मिल जाएगा और ये जो लिंक है ये पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन के अंदर मौजूद है और जो कूपन कोड है एम्पावर्स ये भी लिखा हुआ है। तो यानी कि अब आप अप टू 61% तक का ऑफ ले सकते हैं। एम्पावर्स की कोशिश रहती है कि इस तरह की बहुत सारी ऑफर्स और इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहे। आज हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक दफ़ा फिर से पूरा किया। तो अभी जाएं, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और अपना अकाउंट सब्सक्राइब करें। अच्छा कमल भाई, अभी यानी कि आजकल ना कहते हैं दुनिया में डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है ना, इसका कहते हैं बड़ी एक वाइब चली हुई है, ख़ासतौर पे पुर्तगाल जिसे हम लोग कहते हैं पोर्चुगल बोलते हैं, वो एक कहते हैं बहुत अच्छी ऑफर्स करा रहा है। इसी तरीके से यूएई ने स्टार्ट किया, इसी तरीके से कहते टर्की ने स्टार्ट किया है, और भी कहते कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जो डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ दे रहे हैं कि अगर आप महीने का शायद $3000 कहते अर्न कर रहे हैं आप, और यानी कि जिस कंट्री में आपने जाना है उस कंट्री के बाहर से आपके क्लाइंट्स हैं और वो अर्निंग हो रही है, तो ये आपको निस्बतन आसानी से वीज़ा दे रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं जो कहते हैं पुर्तगाल मूव हुए और यूएई में भी। इज़ देयर एनी वीज़ा लाइक डिजिटल नोमैड वीज़ा इन द यूएस? नॉट टू दैट वेरी नॉर्म, जो पहले ही B1 में इनकॉर्पोरेटेड है। तो ये विजिट वीज़ा है B1, वो इसी काम के लिए है जिसमें आप कहते हैं कि जी मुझे अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, मुझे ये इवेंट कवर करना है उसके लिए जाना है, मार्केटिंग के लिए जाना है। एज लॉन्ग एज यू शो कि आप वापस जाएंगे, यू हैव टाइज एंड यू हैव सफिशिएंट मीन्स टू सपोर्ट योरसेल्फ, राइट, इट कम्स विद इन द जनरल एम्बिट ऑफ द B। यस, राइट। अच्छा, अभी B1 पे जब मैं आता हूँ तो ये आमतौर पे 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, ये आमतौर पे जो हमने सुना है। इट्स इफ द ऑफिसर इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड तो वो आपको ये भी कह सकता है कि आप कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ शहर में जा रहा हूँ, एक इवेंट है, तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको ये 3 महीने का दे रहे हैं, अच्छा 1 महीने का दे रहे हैं। अच्छा, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप कहते हैं कि मैं यूएस आ रहा हूँ, तब जब मैं यूएस आ रहा हूँ तो मुझे यहाँ रहने की कितनी इजाज़त है, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट अगेन वो आपको 6 महीने की एंट्री दे सकते हैं, राइट।
ऑफिसर समझता है कि जी आपने वापस जाना है, वो सेटिस्फाइड है, वो कहेगा 6 महीने की एंट्री ले लो, मुझे पता है वापस चल जाओगे। Right. लेकिन ऐसे भी मौके हैं जहां वह आपको 10 दिन की एंट्री देंगे, 15 दिन की देंगे या 2 महीने की देंगे। राइट। सो कुछ उनके नॉर्म्स हैं जो वो कहते हैं कि जी हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि अगर आपको मिलना है तो ये मिलना चाहिए। राइट। बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर्स लेवल ऑफ कन्विक्शन कि आपका जो केस है आप वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो 5 साल का होता है, एंड दैट ऑल्सो इज कंट्री रेसिप्रोसिटी, कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो 5 साल का मिलेगा, अगर आप इंडियन है तो 10 साल का मिलेगा। अच्छा। यस, इट वेरीज फ्रॉम ईच कंट्री। राइट राइट। अच्छा, अब एक बंदा अगर वो यानी कि B1 पे उसका जो एक साथ जो उसका उसका स्टे है, दैट कैन बी अप टू 6 months नॉर्मली बाय डिफॉल्ट। तो अगर कोई बंदा आता है और वो पूरे 6 माह करके और फिर जाता है, तो कोई यानी कि और दोबारा उसने जब आना है, तो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि जब आप इमिग्रेशन पे आप हों तो वहाँ पे आपसे वो जो ऑफिसर आप पूछे थी पहले ही दफ़ा आप आए तो 6 माह क्यों रहे, ऐसी भी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या मैं जस्ट ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ? नहीं, सी वी नीड टू लुक एट इट लॉजिकली। B1 या B2 क्या है? विजिटर। विजिटर क्या मतलब है? मेहमान है। मेहमान है। अब आप मुझे अपने घर दावत पे बुलाएं और आप कहें जी आए रात को खाना खाते हैं, और मैं खाने के बाद अपना बोरिया बिस्तरा ले आऊं, बिल्कुल, और मैं कहता हूं कि जी आपने बहुत अच्छी दावत की है, मैं आज रात यहीं, रात इधर ही हूं मैं, और मैं कहता हूं चूंकि आप इतने अच्छे हैं मैं 2-3 दिन अभी यहीं रहूंगा। सही। और फिर 3 दिन के बाद मैं निकलता हूं आपके घर से और 2 दिन बाद फिर आ जाता हूं, मैं कहता हूं आप इतने अच्छे थे। आप कहते हैं नहीं, इस काम के लिए नहीं, हम अच्छे थे। सो विजिट वीजा हैज टू बी ट्रीटेड एज सच। राइट। वो 6 महीने तक की इजाजत देते हैं, ये नहीं कहते कि रहो 6 महीने। हम उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। राइट। हम कहते हैं हम पूरे 6 महीने रहेंगे। अब 6 महीने रह के मैं जाता हूं किसी और मुल्क के, अपने मुल्क 15 दिन महीना रह के वापस आता हूं। वो कहते हैं अभी हमने 6 महीने तो रह के गए हो, तो आप रहते कहाँ पे हो? मैं कहता हूँ मैं तो अपने मुल्क में रहता हूँ। वो कहते हैं अगर मैं पिछले 7-8 महीने देखूं, 6 महीने तो यहाँ गुजार रहे हो। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि अनलेस देयर इज अ रीजन, एंड फिर ऑनेस्टली अगर आप यूएस में रह रहे हैं और आप होटल्स में रह रहे हैं, आपका खाना पीना है, तो पर डे आपका $100 निकल जाएगा मिनिमम। अगर आप 6 महीने रह रहे हैं, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट, ऑब्वियसली। और वाकई जो लोग इतना पैसा बना भी रहे हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहते हैं हमारा तो काम है, जो काम पीछे बहुत सारा ऐसे ही। सो यू सी 2 and 2 इज नॉट एडिंग अप। ऐसे ही। राइट। अच्छा, अभी काम भाई, एक और सवाल है, दो किसको हमने थोड़ा सा कहते पहले कवर किया, लेकिन इसको मैं एक अलहदा से दोबारा कहते पूछना चाहूँगा कि अब अगर कोई कहते पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं जिनकी ना यानी कि यहाँ पे कंपनीज हैं और समहाउ उन्होंने कहते फिजिकल बैंक अकाउंट भी अरेंज कर लिया हुआ है, या फिलहाल कहते मर्करी या स्लैश जो कहते वर्चुअल बैंक से उनके थ्रू कहते चल रहे हैं। अब ये लोग B1 पे कहते यहाँ पर आ गए और अब ये यहाँ पर है। अब ये कैसे यूएस रेजिडेंट या ग्रीन कार्ड, मतलब क्या इनके लिए कहते नेक्स्ट स्टेप है कि ये कैसे कहते यूएस के अंदर रह सकते हैं और अपना बिजनेस वगैरह सेटल कर सकते हैं? ये जो एक चीज़ है ना, मैं लोगों से, जिस थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि वही कस्टमाइज, उसमें मैं लोगों से एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आप ये भूल जाओ कि आपने यहाँ कैसे रहना है, वो मुझ जैसे प्रोफेशनल का काम होना चाहिए। राइट। आपका फोकस क्या होना चाहिए? अपने बिजनेस को परवरिश दो। राइट। अपने बिजनेस को बढ़ाओ, उसे बेहतर करो। वाई? क्योंकि बेस्ड ऑन हाउ यू डू योर बिजनेस, मुझ जैसे लोग आपको कस्टमाइज्ड ऑप्शंस दे सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। एक साहब ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में बिजनेस है, राइट, एंड दिस आई एम गिविंग यू जस्ट अ रफ एग्जांपल, आई डोंट नो इफ द पर्सन एग्जिस्ट और नॉट, लेकिन एक साहब हैं जिनका पाकिस्तान में बिजनेस है, वहाँ 3-4 एम्प्लॉयज़ हैं। वो यहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं एक अपनी कंपनी बना रहा हूँ और उसके अंदर भी मैं कुछ एम्प्लॉयज़ रखूंगा। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल एन L1, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया। राइट। एक साहब ऐसे, और लेकिन उसके लिए मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के, पाकिस्तान में भी कम से कम 8-9 एम्प्लॉयज़ हों, यहाँ पे भी हों। सही। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास तो, हम तो तजारत कर रहे हैं, मैं यहाँ से ये लंडे के कपड़े लूँगा, पाकिस्तान भेजूँगा, यहाँ से टिम्बर लूँगा, खजूरें लूँगा, पाकिस्तान से अचार चावल लूँगा, यहाँ लाऊँगा। दैट्स ट्रेड, दैट्स एन E1। राइट। कुछ हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान में तो हमारा बिजनेस है ही नहीं, जीरो। सही। हम सिर्फ पैसे ला रहे हैं और पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए E2 है।
राइट तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दूं कि जी ये एक चीज़ है, जाओ बाजार में हर कोई ले ले। राइट उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो क्या काम करें, बिजनेस। क्योंकि इससे कतई नज़र कासिम कि वो शख्स आज विजिटर है, कल को उसके पास कोई और स्टेटस है, फिर ग्रीन कार्ड है, फिर सिटीजन है। द वन थिंग दे ऑल नीड टू फोकस ऑन इट, हमारा बिजनेस चलना चाहिए और वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ग्रेट, दिस इज द वेरी फाउंडेशनल एसेंस, मतलब आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो किचन कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसे। ऑन दी अदर हैंड, आपने एक बिजनेस ले लिया सिर्फ इस नीयत से कि वो मेरा E2 हो जाएगा या L1 हो जाएगा, और हो भी जाता है, बाद में फिर आप परेशान होते हो क्योंकि बिजनेस तो चल नहीं रहा। आप कहते हैं बस उसे सरवाइव करने के लिए कागजों का पेट भरना है। डोंट डू इट, आई टेल देम फ्रॉम डे वन। राइट आप फोकस किस चीज पे करें? बिजनेस पे। राइट, बाकी मुझ जैसे लोगों का काम है। सही होगा। सो जब आपका भी सवाल था कि वो विजिट वीजे पे आ गया, आप क्या करें? वो अपना टारगेट देखें, मैंने अपने बिजनेस को पकड़ना है, कैसे लेके चलना है। और एंटरप्रेन्योर की खूबसूरती ये है कि वो फंस नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे, वो कौन रास्ते निकाल। उन्होंने एक कंपनी बनाई ABC इंक। अब और वो ABC इंक ने लेट्स से अभी काम कर रही है अमेजोन पे, ईबे पे क्यों ऐसा? ईबे पे कर रही है, ठीक है, ईबे पे काम कर रही है। अब वो फंस नहीं गए कि मैंने ईबे पे ही करना है। वो कहते हैं मैं ईबे पे तो काम कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में मैं एक ना ब्रिक एंड मॉर्टर लोकेशन भी खोल रहा हूँ। बिल्कुल, खोल ले। राइट। उन्होंने कहा कि मैंने ये लोकेशन खोली थी कैलिफोर्निया में। 1 साल के बाद पता लगा वहां के पैसे ज्यादा हैं, मैं लुइजियाना मूव हो गया हूँ। ही कैन डू वट एवर ही लाइक्स। राइट, फोकस सिर्फ एक, बिजनेस, मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, बिजनेस प्रोग्रेस करे, क्योंकि जब ये चीजें होंगी बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। बाकी से ऑटोमेटिकली आएंगे। अच्छा, ऑब्वियसली अभी आपने खैर इस बात का बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर दिया कि भाई ये हम लोग जज करेंगे कि भाई एज अ इमिग्रेशन लॉयर कि आपके लिए कहते हैं क्या चीज़ कहते हैं बेटर, केस कौन सा फाइल का, केस कौन सा फाइल करना है। बिजनेस उनकी जिम्मेदारी है, बिकॉज उसमें मेरा अमल दखल नहीं होना चाहिए। राइट राइट। अच्छा, अभी अकाउंट भाई हमारी ना कहते हैं इस वक्त बहुत बड़ी तादाद मेरे कहते हैं फॉलोअर्स की और स्टूडेंट्स की ऐसी है कि जो बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन तो नहीं है, बट दे आर फ्रीलांसर्स एंड दे आर डूइंग गुड, और $2,000 $2,500 कहते हैं वो पाकिस्तान में बैठे बना रहे होते हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी इनकम बन जाती है। राइट, कमेंडेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं रिमोट जॉब्स कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके लिए जनरली स्पीकिंग मतलब इनके लिए कहते हैं क्या बात है, इनके लिए भी क्या यही वाला बात है? क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस ओपन नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की, तो क्या इस वक्त वो जिसके लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जिसके लिए जॉब कर रहे हैं, मतलब वो कुछ सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए एम्प्लॉयर ड्रिवन वीजाज होते हैं, एम्प्लॉय ड्रिवन, जिसे कहते हैं, एक होता है टेम्पररी, वो होता है H1B। H1B पूरे साल में एक दफ़ा निकलता है, 65,000 वीज़ाज हैं, उसकी लॉटरी है। लेकिन उसके अलावा तो फ़र्ज़ करें एक ऐसे साहब हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, वो मुझे फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप सोशल मीडिया संभाल रहे हैं, राइट, कुछ भी संभाल रहे हैं, और आई लाइक द पर्सन, लेकिन मैं उन साहब को यहाँ परमानेंटली लाना चाहता हूँ। तो देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड PERM, PERM, लेबर सर्टिफिकेशन, EB3, मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, और EB स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। वो एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं एज एन उनका फ्यूचर एम्प्लॉयर उनके लिए करता हूँ, एंड इंशाल्लाह इन अबाउट 3 to 4 years that person with his or her spouse and children under the age of 21, वो पूरी की पूरी फैमिली यहाँ US में डायरेक्टली ग्रीन कार्ड पे आ सकती है। एंड इट विल टेक अराउंड 3 to 4 years। 3 to 4 years। उसमें ऐसा भी है, लाजमी नहीं है कि वो पहले यहाँ आए, E2 पे आए, H1B पे, F1 पे, और फिर ग्रीन कार्ड हो। वो पाकिस्तान में, ये दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, डायरेक्टली उनका ग्रीन कार्ड होगा। जबरदस्त। बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयर हु इज इन द US, इट्स अ फ्यूचर जॉब। विनर्स, आपको जो एक चीज़ कहता मैं बार बार कह रहा होता हूँ कि एथिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और अपने क्लाइंट्स को अपने काम से खुश करें, ताकि वो आपको ग्रीन कार्ड पे अमेरिका बुला लें। जैसे कि इस वक्त हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो UK मूव हुए और US के अंदर कहते मूव हुए हैं। तो इस वक्त हमें कामरान भाई जो हैं उन्होंने खुद हमें ये चीज़ कहते बता दी है कि जो एम्प्लॉयर है वो 3 से 4 साल के अंदर ग्रीन कार्ड पे आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चों समेत आपको यहाँ पे बुला सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो कामरान भाई ने एक बात कही थी कि अपने काम पे फोकस करें, और जो एम्पावर्ड, और मैं जो आपको कहते बार बार ये चीज़ कहते रहता हूँ कि एथिकली स्ट्रॉन्ग बने, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बने, और अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयर्स को अपने आप से खुश करें। अगर तो आपने यहाँ पे कंपनीज ओपन की हुई हैं, अगर आप खुद से एंटरप्रेन्योर हैं, दैट्स ग्रेट, बट इफ़ यू आर नॉट,
तो फिर आपको मतलब ये एक्टिविटी करनी है कि उससे कि आपके एम्प्लॉयर्स आपको खुद यहाँ पे बुला सकते हैं। ठीक हो गया जी। लेट मी इंटरप्ट यू, आप बार बार दो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, एथिकली एंड टेक्निकली, स्ट्रॉन्ग, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एथिक्स, असूल आपके जो हैं, दे आर इनग्रेन्ड इन यू, और वो एथिक्स, वो नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए कि आप बरमला हर जगह वो बोल सकें। बिल्कुल। यानी कि ऐसी चीज़ कि अगर बंद कमरे में आपसे कोई सवाल पूछ रहा है और वही आपसे 100 लोग बैठे हैं तो आप वही जवाब दे सकें। बिल्कुल। क्योंकि एथिक्स एक ऐसी चीज़ है, मोरल, आपकी अपनी अमानत है ये, ऐसे ही। आपने डिलीवर क्या करना है। अगर आप कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते आप कहें मैं नहीं कर सकता, बिकॉज द अदर पर्सन नोज। हम कई दफ़ा ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। और ये शॉर्टकट्स हमें नहीं ढूंढने चाहिए। बिल्कुल। यू आर यंग, यस आई कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंड आपकी एस्पिरेशंस। आप कहते हैं मैं ओवरनाइट मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। सक्सेस इज स्वीट बट इट टेक्स टाइम। इट कैनॉट बी, एज दे से, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। हम पूरी दुनिया जाती है तारीखी चीज़ें देखने के लिए, बट इट हैज़ अ हिस्ट्री। सो यहाँ पे जितने भी लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कीजिए वो अपना फील्ड चुन लें कि उन्होंने क्या करना है, एंड देन स्टिक टू इट। मौसम तब्दील हो, हुकूमतें तब्दील हो, वो डिविएट ना करें। क्योंकि फ़र्क तभी आता है जब वो 6 महीने साल उन्होंने काम किया, मार खाई, उन्होंने कहा नहीं इसमें पैसा नहीं है, इसमें इज्जत नहीं है, वो जो है ना वो दूसरा है, उसके पीछे चल पड़ो। The grass is greener on the other part of the world. It never happens. It never happens. आप फोकस रखें जो आप कर रहे हैं। आई नॉर्मली गिव दिस एग्जाम्पल कि हमारे घर में एक मासी है जो काम करती है, हम सबके घरों में होगी, और अगर वो अच्छा काम करती है ना, हम उस पर फिदा हैं। बिल्कुल ऐसे। हम कहते हैं कि बीबी आप आओ, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे देंगे, आपको खाना, बिकॉज यू डू योर वर्क गुड। ऐसे हालांकि काम हम खुद भी कर सकते हैं। ऐसे। सो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए बिल्कुल कि इफ दे आर डेडिकेटेड, दे आर हार्ड वर्किंग, वी रिस्पेक्ट देम। और अगर एक शख्स मुफ्त में भी काम कर रहा है, वी डोंट लाइक, वी से सॉरी, वी डोंट नीड यू। ऑब्वियसली। तो नहीं, अब आपने सुन लिया कि कहते हैं कंसिस्टेंसी, बल्कि इसको अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफिक बोलूँ तो परसिवियरेंस जो है ना, कहते हैं वो इसको कहते हैं, कामरान भाई भी ये वाली बात कह रहे हैं कि परसिवियरेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं स्टिक टू योर वन दैट सिंगल स्किल अनटिल कि आप उसके अंदर कहते हैं कोई बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स फ़र्क कर लें। फिर अगर आपने दूसरी या तीसरी स्किल ऐड करनी हो तो यू कैन डू दैट। थैंक यू कामरान भाई, आपने कहते हैं ये एक कहते हैं बहुत अच्छी बात की। अच्छा, अभी दो क्या आपने ये चीज़ कहते हैं अभी शेयर की है कि आप या जो भी इमिग्रेशन के कहते हैं लॉयर्स होते हैं, वो असेस करते हैं कि एक बंदा जो है ना, इसने कहते हैं किस वीज़े पे आना है, और कुछ आपने कैटेगरीज का कहते हैं नाम भी लिया, बट जस्ट फॉर दी एक इंट्रोडक्शन और कहते हैं नॉलेज, ये जो मेरी जो ऑडियंस है, जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया, इनके साथ वैसे जो रेलिवेंट वीज़ा कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी होती हैं? और भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एन O एज एन ऑरेंज, O1, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी। एक शख्स है, वो कहता है कि जी मेरे पास ये खास महारत है, मैं ये काम यूं कर सकता हूं, मुझ जैसे लोग बहुत कम हैं। हम हैरान, हम कहते हैं ये तबाखी है, राइट, शेफ है। O1 is for those people as well who have excelled in their field as a cook, as a chef. Right. तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। If you know that you are good in what you do, there is this O1. So how we will measure कि ये बंदा extraordinary है in that field? I mean, हम कैसे शो करेंगे? That's sort of a difficult question. उसकी वजह ये है, फॉर एग्जांपल एक बंदा ईबे पे काम कर रहा है, एक बंदा जो है ना किसी का सोशल मीडिया के तो बहुत अच्छा मैनेज करता है, राइट? मैं ज़रा थोड़ा सा ना कस्टमाइज कर रहा हूँ। हाँ जी। तो वो कैसे प्रूव करेगा कि आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दिस फील्ड? रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, राइट। तो जिन साहब के लिए वो सोशल मीडिया मैनेज कर रहे थे, फिर उन्हें थोड़ा सा प्रूफ देना है कि देखें जी, जब तक मैं इन्हें ऑन बोर्ड नहीं लाया था, ये मेरा रेवेन्यू था, ये मेरी सोशल प्रेजेंस थी। जब से मैंने लेकर आया हूँ, दिस इज व्हाट्स देयर, राइट। आज से 3 साल पहले जब ये नहीं थे, ये मेरे टैक्स रिटर्न थे, राइट। अब जब ये हैं, ये मेरे टैक्स रिटर्न हैं। ग्रेट, सही। मैं अपनी सोशल मीडिया की हिस्ट्री को निकालूं तो 3 साल पहले जब ये साहब नहीं थे तो मेरे पास 2 व्यूज़ थे, अब मेरे पास 5000 व्यूज़ हैं। मुझे ये डायरेक्शन देते हैं कि कहाँ क्या काम करो, कैसे करो, कस्टमाइज्ड वन। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन दैट कस्टमाइज्ड वे, जहाँ पे वो रिजल्ट्स आर देयर, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। राइट। और
यानी कि इस तरह का कोई भी ये जो बंदा है जो फॉर एग्जांपल अपने कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक रैंकिंग वगैरह इसके अंदर अगर एक्सपर्ट है बहुत ज़्यादा, अगर उसके लिए कोई डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉग्स लिखे गए हैं, क्या वो भी इन चीज़ों के अंदर कहते काम हो सकता है? एब्सोल्युटली उसने कोई पेपर कहते पब्लिश कर दिया कहीं पे कहते हैं सोशल मीडिया या ईबे के हवाले से, या ईबे की इंटरनेशनल वेबसाइट पे उसकी पिक्चर आ गई कि यार ये बंदा जो है ना बहुत ज़बरदस्त बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो ये चीज़ काउंट होती हैं इन चीज़ों में? आई टेक योर एग्जांपल। कासिम कहते हैं कि जी मेरी वजह से इतने लोगों का इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। अब आपके रेफरल्स या आपके रेफरेंसेस वो लोग भी होंगे जो कहेंगे हाँ हमने देखा है कासिम इज़ अ गुड पर्सन, ये सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन ज़्यादा रेफरेंसेस वो होंगे जो एक शख्स उठ के कहेगा कि जी आई वॉज नोबडी, ही गेव मी द डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ हिज डायरेक्शन नाउ आई एम एट अ डिफरेंट लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो रिपल इफेक्ट है, जो आपकी बात ने उस पर असर किया, उसने उसे फॉलो किया और उसकी वजह से उसकी जो प्रोग्रेस हुई, that also speaks for itself. Right. You directing somebody in that particular direction and that person meticulously following it. तो जब आप रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, वो रेफरेंसेस ऐसे नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेशंस या अपने पब्लिकेशंस कर दी, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स कि जहाँ पे उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा। ग्रेट। तो ये चीज़ें फिर यानी कि एज अ इमिग्रेशन लॉयर आप ये सारी चीज़ें फिर वे करते हैं, मैयर करते हैं? Absolutely. तो जब आपने सवाल पूछा था कि जी वो कैसे करेंगे, मैंने कहा मुश्किल है, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग जो मैंने अभी कहा हाँ ये है ठीक है कर देते हैं। ईच पर्सन हैज इट्स ओन क्रेडेंशियल्स। राइट। और ये भी मैं बताना चाहूँगा आपके कई साहिबान को कि जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हमें बता दें पहला कौन सा केस था, हम भी उसी को कॉपी पेस्ट कर लें। भाई आप अपने शोबे में माहिर हैं, यू कैनॉट बी अ कॉपी पेस्ट। राइट, बिल्कुल। यू हैव योर ओन इनबॉर्न क्रेडेंशियल्स, आपको उसमें से उजागर करना है। राइट। अच्छा अकबर भाई, आमतौर पे ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे लोग जो है ना बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भी अमेरिका मूव होना है या जाना है या वहाँ की जो इकोनॉमी या अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। आमतौर पे वो कौन सी ऐसी कहते हैं कॉमन मिस्टेक्स हैं कि जो लोग एवं ही कर देते हैं मतलब, और उसकी वजह से फिर बाद में उन्हें कहते हैं मसाइल होते हैं? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। आपकी इमिग्रेशन जर्नी में आपके बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात बनते हैं। उसमें वीज़ा ऑफिसर होता है, उसमें आपके मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं जो मुख्तलिफ औकात में आप जमा करवाते हैं। प्लीज़ आई इंसिस्ट, आपको अपने हर फॉर्म के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। डोंट जस्ट से कि जी मैंने एक एजेंट को दे दिया था, उसने मुझसे पासपोर्ट मांगा, उसने फॉर्म भर दिया और मैं चला गया। इससे कतई नज़र कि आपको वीज़ा मिले या ना मिले, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि फॉर्म्स के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि विद द ग्रोइंग कंसिस्टेंसी मींस के जो इन्फॉर्मेशन पहली दफ़ा दी गई फिर वही हो ऑलवेज। और अगर हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, अगर कहीं गलती हो गई, हमने एक चीज़ जो लिखनी थी नहीं लिखी, तो हम अगली दफ़ा जब जाएं तो उस गलती की तस्हीह कर लें और बता दें कि जी सॉरी हमसे पहले ये हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल विजिट वीज़ा है, लोग अप्लाई करते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस विजिट वीज़ा एप्लीकेशन में आपने जहां कहीं भी काम किया, जो कुछ भी किया, सब कुछ लिख दें, क्योंकि लेटर ऑन वही चीज़ें फिर आपसे वो पूछते हैं कि भाई पहले तो आपने नहीं लिखा था, आप कैसे बता रहे हैं। राइट। और फिर कई दफ़ा ये भी होता है, विजिट वीज़ा मैंने अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ आ गया, विजिट वीज़ा में मैंने लिखा था एंड दिस इज़ रियल लाइफ कि जी मैं तो जिम्मेदार हूँ। यहाँ आया, किसी ने मेरे लिए ग्रीन कार्ड फाइल करना था, उसने कहा जी आप 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखा देंगे। मैंने कहा हाँ पाकिस्तानी हूँ, दिखा दूंगा, कोई फिक्र ही नहीं है, और दिखा भी दिया। 4 साल बाद गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, सही। उन्होंने कहा भाई आपने कहा था, एंड दिस इज़ एन एग्जांपल, कि 2002 से 2004 तक आपने ये वर्क एक्सपीरियंस किया था। मैं कहता हूँ हाँ पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं लेकिन 2004 में आपने विजिट वीज़ा भी फाइल किया था, उसमें तो आपने ये नहीं लिखा। अब मैं सर को जाता हूँ कि ओह ये क्या हो गया, और मैं अब बैठा हूँ 2025 में, तो वो 21 साल पुरानी वाली चीज़ भी मेरी पकड़ लेते हैं। तो इसलिए वी नीड टू हैव कंसिस्टेंसी कि जो बात मैंने पहले की थी आज तक वही चल रही है, और वो हर इंसान को खुद पता होती है। जब आप किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, चाहे वो एजेंट हो चाहे लॉयर हो, वो अपनी दानिश के मुताबिक भरता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए हर एप्लीकेंट की, हर जगह मैं अपनी चीज़ों को कंसिस्टेंट रखूँ। राइट। ठीक हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी जब हमारी ये वाली कहते पॉडकास्ट अभी हमारी कहते स्टार्ट हुई, तो उससे पहले जब मैं कहते कामन भाई के साथ बैठा हुआ था, तो कामन भाई ने मुझसे ना अलहदा से भी इसके ऊपर कहते बात की थी कि जब आपने अपना DS-160 कहते फाइल किया था फॉर B1 वीज़ा,
तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी थी वो आपको याद है, वो आपको पता है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने फिल की थी, और तो उसमें आपने कंसिस्टेंट रहना है। तो आई मीन दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थिंग, तो इसको आपने कहते भूलना नहीं है। अच्छा, अभी दो के हमारा इस चीज़ के ऊपर थोड़ी डिस्कशन होगी, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़रा स्पेसिफिकली कहना पूछूंगा कि जो सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स हैं या सैस बेस्ड कहते कंपनीज हैं, जो हमारे कहते हैं इस तरह के पाकिस्तान के जो कहते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं, अगर वो कहते हैं B1 पे फॉर एग्जांपल कहते हैं यहाँ पर आगे हुए हैं, और एक ना बड़ी कहते हैं कॉमन एक बात सी चली हुई है, एक ना कहते हैं वाइब चली हुई है कि यदि आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ आके ना अपना स्टेटस E1 या E2 में ना कहते हैं चेंज करा लें, और उसके बाद फिर आपके पास 3 साल होंगे, तो 3 साल में आप हाथों मारें, कोई अपने कनेक्शंस बनाएं और ग्रीन कार्ड ले लें। तो इस दो की एक जनरलाइज चीज़ है, आपने कहा था कि हर एक केस कहते हैं स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर कहते हैं फाउंडर्स, डिजिटल बिजनेसेस कहते हैं फाउंडर्स और स्टार्टअप्स वगैरह, इस फील्ड में या इस कबीले में इस तरह की ये बात ना कि कॉमन है बहुत ज़्यादा। तो क्या यहाँ पे वो E1 या E2 के ऊपर कन्वर्ट हो सकता है, और क्या ऐसा करना चाहिए, और क्या ये फिर आगे लीड टू कहते हैं ग्रीन कार्ड में कोई आगे कोई चैलेंजेस तो नहीं आते, ये जरा स्पेसिफिक टू दीज गाइस? इट्स होल टॉपिक इन इटसेल्फ, क्योंकि जहाँ पे आपने कहा क्या वो कर सकते हैं, यस दे कैन डू इट, क्या उन्हें करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। I'll give you an example. एक साहब हैं जो विजिट वीज़ा पे यहाँ आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यहाँ बिज़नेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तजारत करूँगा, मैं ट्रेड करूँगा, और तजारत के उनके पास प्री रेक्विजिट्स या नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स भी हैं। अब दो मराहिल आते हैं, एक है चेंज ऑफ स्टेटस इन द US और दूसरा है बाहर जाएं और वीज़ा अप्लाई करें। फ़र्क क्या है दोनों में? जब आप US के अंदर कोई भी स्टेटस चेंज करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, विजिटर हो, इन्वेस्टर हो, कोई भी, यू आर अलाउड टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, राइट। तो शुरू में आप आए, आपको 6 महीने मिले, आपने स्टेटस चेंज किया, उन्होंने कहा मजीद इतनी देर तक रह लो, सही हो गया, सही हो गया, बाहर नहीं जा सकते, सही हो गया, सही हो गया। आपको अब इसके फ़ायदा क्या है? आपका इंटरव्यू नहीं होगा, जो कुछ है लॉ फर्म ने करना है, इट्स ईजियर टू वर्क इट आउट, रिक्वायरमेंट्स आर रिलेटिवली अंडर कंट्रोल, लेकिन फ़र्क ये है आप जा नहीं सकते। अब कब नहीं जा सकते? जब तक आपके ग्रीन कार्ड की बारी नहीं होती। I'll come to that in a minute, क्योंकि कोई भी चीज़ US में ऑटोमेटिक नहीं है, right. तो ऐसा नहीं है कि आप आए, आप E2 पे 2 साल गुजारे, वो कहते हैं अच्छा ग्रीन कार्ड ले लो भाई, उसका एक अलग रास्ता है जो आपने अप्लाई करना है। लेकिन आपने E2, F1, H1B, L1, कोई भी, ये सारे हमारी नॉमेनक्लेचर है फॉर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट का मतलब है आपको फॉरन मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक एंड डेट है। ठीक हो गया। अब यही काम आप कहते हैं भाई मैंने फंसता नहीं है, मैंने US में नहीं करना, तो मैं बाहर जाऊंगा और एम्बेसी या काउंसुलेट में करूंगा। बाहर यानी कि अपनी कंट्री में जाऊंगा, कहीं अपनी कंट्री में जाएं या कहीं भी जाएं, आउट ऑफ अमेरिका जाके, आउट ऑफ अमेरिका वहां जाके आप जब करते हैं उसे कहलाते हैं वीजा। जो US के अंदर है दैट्स कॉल्ड स्टेटस चेंज। अब जो वीजा है वो आपको एक आपके पासपोर्ट पे एक नया ठप्पा लगता है, सही। उसका फायदा क्या है? बेअक वक्त at any given time you can have more than one visas, right. आप आ जा सकते हैं। तो आपका फिर सवाल है क्यों, मैं वो क्यों ना कर लूं? well the chances are कि चूंकि आप बाहर से अप्लाई करेंगे, 3 में से एक चीजें होंगी, नया वीजा मिल जाएगा, which means कि नया वीजा है और वो पुराना वीजा भी लगा हुआ है। सही हो गया। इससे बुरा ये होगा कि ये नया वीजा नहीं मिला, सही, और उससे भी बुरा हुआ कि ये जो वीजा लगा है ना वो भी गया। अच्छा। सो आपका रिस्क फैक्टर बाहर से बहुत ज्यादा है। मेरी प्रीडोमिनेंट कंसल्टेशंस में शुरुआत यहीं से होती है कि भाई हमने US में नहीं रहना, हम तो बाहर ही रहेंगे, आना जाना करेंगे। एंड व्हेन आई टेल देम लुक दिस इज द रिस्क फैक्टर, फिर कहते हैं ओह US के अंदर से आके कर लेंगे। सही सही। तो आपका जो सवाल था क्या वो US के अंदर स्टेटस चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उन्हें करना चाहिए? दैट्स वेयर आई टॉक टू देम। राइट। अब उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसे करें, अगर बीवी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं आने जाने की तो बीवी और बच्चे यहाँ आ जाएं, वो अपना स्टेटस चेंज कर लें। सही सही। शौहर की अगर ज़रूरत है कि वो बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं या उनका कोई बिजनेस है, तो वो आते जाते रहें, वो विजिट वीज़े पे ही आते जाते रहें। सही सही। और जहाँ तक ग्रीन कार्ड का ताल्लुक है, दैट इज़ अ डिफरेंट फिनोमिनन।
कि ग्रीन कार्ड आपको एम्प्लॉयर के ज़रिए मिल रहा है, कोई स्पॉन्सर आपका बन रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, या क्या है। लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है जो कि ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलती। तो अभी तक अमेरिका में कोई ऐसा वीज़ा नहीं है जो कहता है कि जी आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आपने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, या इन्वेस्टमेंट है, आपने 8 लाख की इन्वेस्टमेंट कर ली, आपको हम ऑटोमेटिकली दे रहे हैं। सही, उसका एक अलग प्रोसेस है, वो करना ही है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, ये ग्रीन, आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन और नॉट। यू हैव क्लियर्ड दैट। अच्छा, अभी इसमें ये जो ग्रीन कार्ड है, ये बट इफ आई स्पेसिफिकली आस्क, ये मतलब राइट है या डिस्क्रेशन या डिस्क्रिप्शन है? तो दो अल्फाज होते हैं लॉ में, एक है राइट और एक है डिस्क्रेशन। ये तमाम तरह नॉन इमिग्रेंट वीजाज, दीज आर डिस्क्रेशनरी। अच्छा, इमिग्रेंट वीजा इज सॉर्ट ऑफ अ राइट, और वो इसलिए है कि वो उसकी फाउंडेशन बनती जा रही है। सही हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मुझे एम्प्लॉयर के जरिए ग्रीन कार्ड फाइल करना है, उसके तीसरे स्टेप पे नहीं आप डायरेक्टली जाते, पहले उसका बेसिक स्टेप है गोइंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, जिसमें आजकल तकरीबन 2.5 साल लग रहे हैं। जो 4 साल का मैंने वक्त बताया था उसी में वो शामिल है। अच्छा, उसके बाद में उसके ऊपर आप इमिग्रेंट वीजा फाइल तो यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं होते? तेज, वो कोई स्पीडी? वो नहीं, वो बीच में एक प्रोसेस आता है जहां वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेके उसे जल्दी कर देते हैं। राइट। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में भी अब केस चलता है, तो एक एम्प्लॉयर कहता है कि जी हमने एक टेक्नोलॉजी ऑफिसर रखना है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई इस टेक्नोलॉजी ऑफिसर को कितने पैसे दोगे? हम बताते हैं। फिर आप बाहर से क्यों ला रहे हो? लोकल मार्केट में कोई नहीं मिलता, इंटरव्यू करो, रिजेक्शन लेटर्स दो। तो वो तमाम तर चीज़ें जो अकल को तस्लीम करती हैं कि आप बाहर से हर शख्स ला रहे हो, तो पहले अपनी लोकल मार्केट को टेस्ट करो, वो सारी फॉलो होती हैं। चूंकि वो फॉलो होती हैं, इट फॉर्म्स एज अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन उसमें भी अगर आपकी कुछ गलती हैं, मतलब आप पहले डिपोर्ट हुए थे, आप किसी और नाम से आए थे और फिर आपने अपना स्टेटस चेंज किया, कोई गलती आपकी निकल आई, ये DS 160 की हम बात जो कर रहे थे कि अभी आप कह रहे हैं मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है और किसी और फॉर्म में आपने कहा था है ही नहीं, दीज कॉन्ट्रडिक्शंस, फिर वो राइट नहीं बन जाता। ठीक है, क्योंकि आपने दो में से एक चीज की थी, एक है फ्रॉड और दूसरा उससे भी बड़ा है मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड ये है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, इंटेंशनली बोल रहा हूँ। मिसरिप्रेजेंटेशन मुझे सच बोलना चाहिए था और नहीं बोल रहा। सही। तो ऐसे भी केसेस हो रहे हैं कि जहां सिटीजनशिप की लेवल पे लोग चले गए हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड पिछले 10 साल से था, 15 साल से था, अब जब वो सिटीजनशिप पे जा रहे हैं वो कहते हैं आपने ये मिसरिप्रेजेंटेशन की थी, इसकी वजह से नहीं दे रहे। अच्छा। बल्कि एक और लफ्ज़ जो आजकल इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया है वो है, क्योंकि पहले होता था सिर्फ डिनाइल। अच्छा। डिनाइल का मतलब आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, उनका हम नहीं दे रहे। अब है रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब है मेरे पास तो है, मैं तो पिछले 2 साल से सिटीजन हूँ, गवर्नमेंट कहती है वो गलती से दे दिया था। ओए होए होए होए, यानी कि ऐसी की तैसी फेर देंगे। राइट। अब वो मैं सिटीजन हूँ और मैं तो एक अरसे से सिटीजन हूँ, तो मैं तो चौड़ होकर बैठता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। बिल्कुल। And this is a real life example. I'll just share a very, and this was in the news as well. You can Google and search it. न्यूयॉर्क के एक लाइसेंस्ड डॉक्टर थे, सही, यूएस सिटीजन, यूएस में बॉर्न हुए हैं। अच्छा। Here is the interesting part. वो यूएस में बॉर्न हुआ है शख्स, he is a licensed doctor, 3 या 4 दफा पासपोर्ट भी रिन्यू कर लिया उन्होंने और उस बेस पे ट्रैवल भी किया। अब अगली दफा पासपोर्ट रिन्यू करने लगे तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं सॉरी भाई, हम आपको पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। ओए होए होए, अच्छा। Born and raised in the US. Absolutely. So what could go wrong? टेक्निकलिटी। वो साहब जब यहाँ पैदा हुए थे, उनके वालिद डिप्लोमेट थे। अच्छा। उनके वालिद डिप्लोमेट came to the US as a diplomat, and that is one category कि अगर आप डिप्लोमेट हैं और आपका बच्चा यहाँ पैदा होता है तो वो ग्रीन कार्ड होता है, उसके पास सिटीजन नहीं होता। हालांकि इलीगल का भी बच्चा यहाँ पैदा होता है तो वो सिटीजन है। इस एक टेक्निकलिटी की वजह से उन्होंने कहा सॉरी, ये हम सिटीजनशिप आपसे रिवोक कर रहे हैं। हाँ, और लेकिन पैदा तो यही हुआ। इसी में एक और कमबख्ती थी, एक साहब जो कि CBP कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन में खुद ऑफिसर था, वो यहाँ है, उसकी माँ यहाँ है। दिस इज अ सेकंड रियल लाइफ स्टोरी। वो यहाँ पे हैं और लोगों को पकड़ के रिपोर्ट कर रहे हैं, तो माँ ने कहा भाई तेरा अपना भाई भी तो मेक्सिको में बैठा है, उसके लिए कुछ कर ले।
उसने वो I-130 फॉर्म भर के भेज दिया। जब वो भर के भेजा तो पता लगा कि ये जो CBP ऑफिसर है, अब रिटायर भी हो गया है, इसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट था ना वो 2 नंबर बना हुआ था। अच्छा। उन्होंने कहा भाई को तो छोड़ो, हम तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, हालांकि तुम अपने हमारे ही भाई बंदी। नहीं, लेकिन ये पिछले को 2-3 साल का हो तो करेंगे तो ये तो बिल्कुल मतलब 30-35 साल 40 साल पुरानी चीजें उठा के ला रहे हैं। एनीथिंग। अच्छा। व्हाई? बिकॉज आई एम यूजिंग वन वर्ड, रेवोकेशन। रेवोकेशन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन कहीं पे भी है, एंड दैट्स द रीजन। ये सेगवे है उस चीज का जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, मेंटेन योर रिकॉर्ड्स। मेंटेन योर रिकॉर्ड्स, राइट। एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स। किसी और पे मत डाल दें। सही सही। मुझ जैसे वकील के पास मत आए कि जी ये तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं सेल्फिश हूं, मैं अपने 4 कागज देख रहा हूं, मुझे नहीं पता आपकी पिछली 25 या 40 साल की जिंदगी क्या हुई। बिल्कुल बिल्कुल। सो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी कमिटेड विद योर सेल्फ। आप जो भी चीजें दे रहे हैं वो ये सोचें कि जी मेरे पास ये चीजें सही होनी चाहिए, क्योंकि इट्स माई लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। वही बात है कि वो यानी कि बेहतरीन रास्ता जो है वो सीधा रास्ता ही है। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। और जब आप सीधे रास्ते पे चलते हैं ना तो आपको सुकून है। सुकून है, बिल्कुल। चैलेंज, आपको ये डर नहीं है कि जी मैंने पहले क्या कहा था अब क्या कहा है। जो बात है सच्ची गई। बिल्कुल सही। नहीं देखें, लालच नहीं होना चाहिए कि जल्दी हो। जो चीज़ होगी वो वक्त पे होगी, लेकिन कम से कम दिल का सुकून तो है कि जी कोई झूठ नहीं बोला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त कामन भाई शेयर कर रहे हैं हम आप सबके साथ। तो ये सारी इंटीग्रिटी कितने मेंटेन करनी है राइट फ्रॉम दी, यानी कि सबसे पहले आपने फॉर्म फिल किया वहाँ से लेके, या आपके लिए भी अगर किसी ने फॉर्म फिल किया तो आपने खुद ज़रूर कहते हैं चेक करना है। अच्छा कामन भाई, क्या US जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है? आप सुनना चाह रहे हैं कि है या नहीं है? मतलब ये एक ऐसी चीज़ है विच आई कैन नॉट इवन से, इट्स क्लियर एज डे लाइट। मतलब मैं वो चीज़ बोलूँ जिस पे आपको कोई शक हो। सही सही। आई हैव येट टू सी अ पर्सन जो कहता है कि ये US इज नॉट द लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और उसने मेहनत नहीं की। उसने मेहनत नहीं की, ऑब्वियसली वो शर्त है, मेहनत शर्त है। मेहनत करें, ये मुल्क आपको देगा। वो जो इस्लामी कॉन्सेप्ट है ना कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दो, तो मेरे पास अगर कोई आता है और मैं उसे सर्विसेज नहीं दे पाता, वो कहता है आइंदा इस वकील के पास नहीं आना, लेकिन जो मेरे पैसे हैं वो देगा, बिकॉज दैट इज द कल्चर ओवर हियर। यहाँ टिपिंग का कल्चर क्यों है? क्योंकि यहाँ ये कहते हैं कि हम गए रेस्टोरेंट में, खाना खाया, अच्छा लगा तो ज्यादा टिप देंगे, सही नहीं अच्छा लगा तो हम कम टिप देंगे, लेकिन टिप जरूर देनी है। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला हक था जो अभी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। सो ये मुल्क वो है, आप खुद देखें, अगर ये मुल्क लैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये उन लोगों को पाल पोस रहा है जिन्होंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी। What else do you want from me? सही। वो लोग अमेरिका से इस्तेफादा कर रहे हैं, सही, जिनके पास वीजा नहीं है, और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें एतमाद है। सही हो गया। हर उस शख्स की कन्विक्शन है, आपके हर उस फॉलोअर की, हर उस शख्स की जो इस वक्त 1,00,000 2,00,000 या जो भी पैसे कमा रहा है कि जी मैं अगर US के साथ डील कर रहा हूँ, मेरा पैसा डूबेगा नहीं। पैसा डूबेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों ने इमोशनल नहीं हो रहा कि US ने ये मसले क्रिएट किए, फलां कंट्री के साथ के मसले क्रिएट किए, वो एक कहते हैं पॉलिटिकल साइड हो सकती है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और इन टर्म्स ऑफ जितने भी हमारे कहते हैं बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, जो भी आप कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, सिलिकॉन वैली है, या जो भी, या इवन आप जो लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, जो बचपन से विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और उस विंडोज़ के वो लाइसेंस के पैसे आपसे नहीं ले रहे हैं, फ्री में आप यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करने वाली। अच्छा अकाउंट भाई, थोड़ा सा हम ये ना कहते हैं जानना चाहेंगे, और हम अपने इंटरव्यू के इस वाली पॉडकास्ट और ये जो कन्वर्सेशन है इसके तकरीबन एंड पर हम लोग कहते हैं पहुँच गए हुए कि यू वर बोर्न एंड रेज्ड इन मुल्तान, और born in डेरा गाजी खान, इन कुवैत, डेरा गाजी। अच्छा, डेरा गाजी खान। और पैदाइश मेरी डेरा गाजी खान में हुई थी। 3 या 4 साल का था जब कुवैत चला गया। ये द जर्नी के शॉर्टली के कैसे आप यूएस तक पहुंचे, और अभी कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? ये एक इंस्पिरेशन बहुत सारे लोगों के लिए कि कैसे। उसमें भी मैं टोटली 2-3 चीज़ों पे बात करूंगा। एक तो ये कि अल्लाह पे एतमाद रखें, ये सोचें कि जो आपके हक में हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, सही हो गया, और अपनी डगर को मत छोड़ें। बिल्कुल ठीक हो गया। 14-15 साल मैं कुवैत में रहा हूँ, वहाँ से जब छोड़ के आया
तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत दुनिया घूमा हूँ। दोबारा कुवैत नहीं गया क्योंकि वहाँ मकसद नहीं था जाने का। छोटी बहन अभी भी वहाँ रहती है, भाई भी, वालिदैन भी वहीं पे थे, लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। पाकिस्तान में जब मैं था, वकालत मैंने डे 1 से की और आज तक, अगले साल 30 साल हो जाएंगे मुझे, 96 में शुरू की थी। वकालत के अलावा मैं कोई और काम नहीं करता। सही। मेरे पास बिजनेसेस होते हैं जिन्हें मैं मशवरे दे रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, लेकिन उनके साथ मैंने कभी पार्टनरशिप नहीं की। अच्छा। कि वो उनका काम है, वही कर रहे हैं, मेरा काम वकालत है। सही सही। यहाँ पे भी जब आया था, यहाँ के मैंने पाकिस्तान में भी वैलेडिक्टोरियन था, गोल्ड मेडलिस्ट था लॉ में, पूरे 3 साल पहली दफ़ा वो हुआ था। अभी तक नाम वगैरह वहाँ पे है, मुल्तान लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, बहुत दिन जिक्र है यूनिवर्सिटी और उसमें। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि जी वहाँ पे भी अगर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से दैट, कि पाकिस्तान में भी अगर मेरे काम से कोई खुश नहीं था तो मैंने अपने उसे पैसे वापस कर दिए। मैंने उसे माजरत, वकील होते हुए आपने पैसे वापस कर दिए। मैंने कहा नहीं देखें, आप शायद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और ये जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वगैरह में भी कोई एक्टिवली रोल प्ले करते थे। वो सारे कर चुका था, और मेरे जो साथ के साहिबान हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा था, दे कैन अटेस्ट टू इट। कोशिश मेरी यही थी कि वहाँ पे भी नीट एंड क्लीन रहो, क्योंकि अल्लाह ने हमें हर किसी को कोई ना कोई काम दिया है। हमारा काम है कि उसे ऑनेस्टली देना है, डेडिकेटेडली वापस करना है, ना कि हम अपने उस जोन में बैठ जाएं कि जी मैं तो वकील हूँ, जाओ तुमने जो करना है मेरा कर लो। तो मेरे ख्याल में अगर मैंने अपनी शो मारी थी कि मैं वकील हूँ, तो सिर्फ तब मारी होगी कि जब पुलिस वाले ने रोक लिया, तो मैंने उसे कहा भाई मैं तो एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, राइट। तो उस हद तक। और आपने अपनी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पे भी लिखा हुआ था एडवोकेट हाई कोर्ट, मेरे छेड़ा ना कोई? नहीं उस पे नहीं ऐसे काम तो प्रैक्टिस है वहाँ पे। नहीं ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अगर वो किया होगा तो सिर्फ उसी हद तक, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आई माई सेल्फ बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ। अलबत्ता जो बाकी चीज़ें हैं कि यहाँ पहुँचा, उसमें मैं नोट करता हूँ कि जी अल्लाह आपके लिए ना रास्ते बनाता रहता है, और उन रास्तों में भी अगर आप अपनी सच्चाई को पकड़े रखो तो कोई ना कोई रास्ता बना रहता है। सही। मैं यहाँ से लॉ करके गया था फुल स्कॉलरशिप पे, वापस गया हूँ पाकिस्तान, नौकरी अप्लाई की, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा, आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई है, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। अच्छा। मैं डिसहार्ट हो गया। सही। मैंने कहा यार मैंने 3 मास्टर्स किए हुए हैं, उनमें से 2 लॉ में किए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। अल्लाह की मर्जी थी। जस्ट द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ कि जी अगर वहाँ नौकरी मिल गई होती, मैं भी वहाँ बैठा नौकरी कर रहा होता। अल्लाह दरवाजे बंद करता है तो जानबूझ के करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जी वो दरवाजे तुम्हें नजर नहीं आ रहे ना, उन पे नॉक करो, उन्हें खोलो। तो हमारी जितनी भी जर्नीज हैं, चाहे वो इमिग्रेशन जर्नी हो, मैरिज हो, हमारी लाइफ हो, कि हम अपने आप को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, लीव इट टू अल्लाह। लीव इट टू अल्लाह एंड पुट योर बेस्ट। यस, हम वो अपने आप को एक हद तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें दयानतदारी और ईमानत के साथ करें, बाकी छोड़ें। अल्लाह ने जो हमारी डेस्टिनी लिखी है, और हम बहुत सारों से बेहतर हैं। अगर आप भी देखें ना, आप सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा पी सकते हैं, हजम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। यू आर मच बेटर देन दोज हु डोंट इवन हैव दिस। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एंड इफ यू अपने से थोड़ा सा सेल्फिशनेस को हटा लें, अपने स्पाउस को देखें, बच्चों को देखें, माँ बाप को देखें, इर्द गिर्द देखें, यू फील इवन मोर ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, कि अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया है। बिल्कुल ऐसे। एंड आप जब शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह और देता है। ज़बरदस्त। तो आपने अपना बेस्ट पुट करना है ईमानदारी के साथ, और कहते हैं दयानतदारी के साथ, और बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी है। ये भी कामन भाई ने अपना जो इनका कहते हैं एक सक्सेसफुल ये जो जर्नी है सारा माशाल्लाह, उसके हवाले से ये चीज़ आपके साथ शेयर की। ऐसे में हमारे पास कहना टाइम कम है। वैसे तो ये वाली जो पॉडकास्ट है ये कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए थी। उसमें ज़रा हम बोर हो जाते हैं। हाँ नहीं, हम बोले सारा जर्नी भी डिस्कस करते, लेकिन चूंकि अब हम तकरीबन एंड तक पहुंच गए हैं। अच्छा कमन भाई, एक चीज़ और के अभी इस वक्त जितने भी कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, इसमें खासे वेल्दी स्टूडेंट्स हो गए हैं, बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, और बहुत से लोगों ने अपनी एजेंसीज बना ली हैं, अपनी फर्म्स बना ली हैं, मतलब 10 की टीम, 20 की टीम, 25 की टीम। और ख़ास तौर पे हमारी ऐसे बहुत से गर्ल्स हैं इस तरह की माशाल्लाह से कि जो कहते हैं अपने घर में बैठी हुई कहते हैं अर्निंग्स कर रही हैं, और उन्होंने अपनी कहते हैं रिमोट टीम्स बनाई हुई हैं, रिगार्डलेस के वो केपी के किसी शहर, छोटे शहर के किसी गांव में बैठी हुई हैं, या गिलगित में बैठी हैं, या मुल्तान में हैं, या डीजी खान में। बल्कि
डीजे खान कहते हैं चोटी ज़ेरी एक कबायली एरिया, वहाँ का एक हमारा स्टूडेंट है, वो इस वक्त इस्लामाबाद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते हैं कंसल्टेंसी देते हैं, और साथ में कोई 13-14 लोगों की उसकी टीम है उसकी वहाँ पे डीजे खान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो इस तरह के ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का कहते हैं आप कह लें कि एक इनकलाब सा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना कहते बरपा हुआ है। तो ये जो इस वक्त हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं या फ़ैन फॉलोअर्स हैं, ये कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? और आई वुड लव कि अगर आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि आपके क्या चार्जेस होते हैं, कैसे आपके साथ ये बात करें, और कैसे वो प्रोसेस चलेगा। राइट, तो मेरे ख्याल में वो हम स्क्रीन पे भी चला देंगे कुछ। तो एक है help@kimlawus.com, वो ईमेल एड्रेस है, help@kimlaw KIMLAWUS.com। व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ऑफिस नंबर्स हैं, वो उन पे रब्ता कर सकते हैं। इनिशियली मेरी जो कंसल्टेशन है इट्स $250। आई डोंट गिव एनी फ्री कंसल्टेशंस। मैं 1 घंटा $250 an hour जी फॉर 1 आवर। और वो $250 का मकसद ये है कि जब कोई मेरे पास आए और जब वो निकल के जाए तो उसे पता लगे कि वाकई मुझे कुछ पता लगा है अपने मुताबिक, क्योंकि जनरल इंफॉर्मेशन तो हम अभी दे रहे हैं। वो 1 घंटा एक्सक्लूसिवली उनके लिए होता है जिसमें आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जी इट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर पीपल इन पाकिस्तान, एंड आई इवन अप्रिशिएट देम कि जी एक शख्स जहाँ उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो कहता है कि जी मैं कमा इतना रहा हूँ लेकिन इस 1 घंटे के लिए मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, तो आई एम सॉरी बट दैट्स व्हाट इट इज़। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है 2 चीज़ें। एक तो ये कि अगर वो शख्स पैसे दे रहा है ना तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये पैसे मेरे हलाल हुए, और दूसरा उसे ये पता होना चाहिए कि इस 1 घंटे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग हो, एंड कस्टमाइज्ड एंड एवरीथिंग ओवर देयर। एक और चीज़ जो जाते आते मैं आपके इन सारे फॉलोअर्स से बात करना चाहूँगा कि जी तिजारत करें, अल्लाह के साथ करें, और वो तिजारत करें अपने इर्द गिर्द जो परिंदे, जो आपसे लेस फॉर्चुनेट, जो जानवर, कोई भी ऐसा शख्स जिसे आप समझते हैं कि जी अल्लाह ने इसे मुझे एक वसीला बना दिया, उसे दे दें। चिड़ियों के लिए दाना रख दें, बाहर निकल रहे हैं पानी रख दें, सबील लगा दें। कोई ऐसा काम करें जिससे आपको ये पता हो कि जी मैं अगर नहीं भी हूँ तो ये काम किसी के भले के लिए हो रहा है। कुछ भी है, सड़क से पत्थर पड़ा है वो हटा दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं कितनी आफत से दूर रखेंगी। ज़बरदस्त। अच्छा कमल भाई, अब ये जो इनिशियल कहते हैं कंसल्टेशन है 1 घंटे की, इसके बाद कोई मतलब इसी में कोई कहते हुए फॉलोअप सेशन भी कहते हैं कवर्ड होता है अगर वो अपनी कोई चीज़, तो उनके कुछ सवालात हैं जो कहते हैं कि जी हमने बात की थी लेकिन अभी भी रह गए हैं, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलोअप। और पहली कंसल्टेशन सिर्फ इसलिए होती है कि वो फिल्टर्ड हो जाए, वो ऑनेस्टली सीरियस लोग हैं। मैं समझता हूँ कि जी उनका वक्त भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरा है, कि वो विंडो शॉपिंग नहीं करें। इफ दे आर सीरियस लेट देम कम। राइट। एंड आई डोंट नो इफ आई शुड शेयर दिस और नॉट। मैं रोल्स रॉयस लेने गया था, माशाल्लाह। मैं जब लेने गया हूँ मेरे गिर्द कोई नहीं सेल्समैन आया। सही। उसने कहा लेनी होगी तो खुद ही इंटरेस्टेड होगा। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसने लेना है उसने खरीदनी है, वो विंडो शॉपिंग नहीं कर रहा। और इसी तरीके से आप टोयोटा हुंडई के शोरूम में चल जाएं, आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे सारे, कौन सी गाड़ी चाहिए, कितने में चाहिए, क्या बात है, क्योंकि दे नो कि दे हैव टू ट्रैप यू। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन लोगों के साथ काम करूं जो वाकई अपना टाइम भी वैल्यू करते हैं। बिल्कुल, मेरा तो करेंगे ही लेकिन अपने टाइम को भी वैल्यू करते हैं। अगर वो नहीं करते तो ना करें। सही। अच्छा, और ये जब यानी कि ये जो फ्री कंसल्टेशन और वो जो कहते हैं फॉलोअप जो था, उसके बाद जब एक उस बंदे का पाथ हो गया क्लियर, अब अगर उसने फॉर एग्जांपल उसके लिए ये चीज़ हुई है कि जी तुम्हें E2 फाइल करना चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। अब उस वाले प्रोसेस की फिर जो भी फ़ी है वो हम कम्युनिकेट करते हैं, बल्कि कई दफ़ा वो उसी कंसल्टेशन में ही होता है। उसी कंसल्टेशन में तो माई फोकस इज़ टू मेक दैट पर्सन्स थॉट क्लियर। राइट। जितनी जल्दी वो मुझे क्लैरिटी में जवाब दे रहा है मैं उसे बताता यार। तो एक शख्स सर कह रहा है हाँ मुझे पता है कि मैंने ये काम करना है, मैं कहता हूँ इसकी ये फीस है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। राइट। आई प्ले अ गेम ऑफ पिंग पोंग। मैं कहता हूँ आप मुझे बताओ, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। अगर आप ही कंफ्यूज हो, राइट, और उनकी उस वाली कंफ्यूजन की क्लैरिटी में ऑब्वियस बात है, आप बिल्कुल हेल्प आउट करते हैं। राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक प्रोसेस है, E2 है या कहते हैं ग्रीन कार्ड है, फॉर एग्जांपल उसकी कहते हैं फ़ी है $6,000, राइट।
तो वो कि $6,000 हमें अपफ्रंट सबमिट कराना होता है या जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा है नॉर्मली सो आई वर्क विद पीपल। फीस जो है वो मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा काम है, लेकिन एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न्स। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे कहते हैं कि जी हम पूरी फीस नहीं दे सकते, अभी पेमेंट प्लान कर दें। पेमेंट प्लान मैं कहता हूँ मैं कर तो ये दूंगा। ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल। कुछ मुझे कहते हैं कि जी हम आपकी फीस जो है ना आप कुछ कंसेशन कर दें, एंड यू नो व्हाट, आई एम वेरी अपफ्रंट। मैं कहता हूँ क्यों? और मेरे इस सवाल पे वो कहते हैं ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप क्यों पूछेंगे। मैं कहता हूँ देखो भाई आप मेरे पास आए हो, सही, तो आप मुफ्त में काम चाहते हो वो मैं करूँगा नहीं। ऑब्वियसली। आप डिस्काउंट चाहते हो तो मुझे बताओ क्यों डिस्काउंट चाहते हो? क्यों चाहते क्या आप चाहते हो कि जो मैं आपको काम दे रहा हूँ उसमें मैं को कमी कम करके करूँ? कहते हैं नहीं काम तो हम पूरा चाहते हैं। मैं फिर कमी क्यों कर रहे हो भाई? सही हो। सो सिंपल। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, हद अगर होता है तो एक साहब हैं वो कहते हैं कि जी देखें अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बट वी वांट टू रिटेन यू विद द पैसेज ऑफ टाइम विल डू इट। आई सेड अब डोंट वरी, आई एम टोटली विद यू, आई अंडरस्टैंड, मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा, वक्त के साथ साथ मुझे देते रहना। राइट। लेकिन ये कहना कि जी काम पूरा करो और पैसे हमने आपको नहीं देने, वो It doesn't matter. सूट नहीं करता। कवन भाई, it is and it was an amazing interaction and discussion with you. Before I conclude, कोई एक ऐसा मैसेज जो आपका अपना लाइफ का कहते हैं निचोड़ हो, ख़ास तौर पे लाइफ या कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस के हवाले से, जो आप एम्पावर्स की और कासिम सनारामे की जो कहते हैं फ़ैन बेस है या ऑडियंस है या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप कहते हैं देना चाहें। क्योंकि ना मेरा एक एक्सपीरियंस है कि समटाइम्स हमारा एक सेंटेंस, हमारा एक वर्ड, और ख़ास तौर पे यानी कि आप लाइफ के वक्त जिस जगह पे हैं और जो अचीवमेंट्स माशाल्लाह से आपकी हैं, क्योंकि अभी टाइम कम था इसलिए आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स जो मैंने कहते हैं ज़रा सोशल मीडिया पर भी देखी है, मैं अभी तक यहाँ पे शेयर नहीं कर पाया। अल्लाह करने वाला उसको हम इंशाल्लाह कहते हैं किसी और टाइम के ऊपर कहते रखेंगे इंशाल्लाह। तो कोई एक लाइफ लॉन्ग कहते मैसेज जो आप कहते हैं हमारी ऑडियंस को देना चाहें काइंडली। आपके सबसे लकी फॉलोअर्स वो हैं जिनके माँ बाप हयात हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उनकी खिदमत करें, खिदमत करें उनकी। वो अगर नहीं है तो उनके साथ आपकी जो खाला, आपकी जो रिश्तेदार, वो नेबर्स आपके जिन्हें आप समझते हैं कि जी ये मेरे लिए वेल विशर्स हैं, वो करें। बहन भाई हैं आपके, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, ज़बरदस्त। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ पे यू शुड बी अ गुड पर्सन। एक ऐसा शख्स जो कि जब वहाँ नहीं हो तो आपको वो याद करें आपको, जो हर हवाले से, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले तजारत वाली भी बात की, तो कई दफ़ा आप ये समझते हैं कि जी मैं अगर इस शख्स को पैसे दे रहा हूँ तो मेरी इनकम में कमी हो रही है। नहीं, वो अल्लाह आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उसे दे रहे हैं, और जब आप रोक देंगे ना आपका भी रुक जाएगा। तो अगर पैसे कमाने हैं ना, बहुत आसान नुस्खा है, अल्लाह के साथ तजारत करो। अल्लाह के साथ तजारत, और लेकिन दयानतदारी के साथ, दिखाओ नहीं किसी को। सही, ये नहीं कि अच्छा चले आए वो जो सलाब ज़दगान है ना, हम उनके यहाँ चावल का थैला दे के आते हैं और तस्वीरें होनी चाहिए और वो सब कुछ, चुप करके दे आओ। क्योंकि अगर आप ये चाह रहे हो ना कि आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस हो तो वो तो हो जाएगा, सही है, लेकिन अल्लाह ही नोज़, मदद करो। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम सब के पास ये बहुत सारे मौके आते हैं। राइट। तो विनर्स कहते काउन भाई ने आपको बताया है कि खैरुन्नास मय्यन फाउन्नास, तुम में से बेहतरीन लोगों हैं जो कहते हैं लोगों के लिए कहते हैं फ़ायदेमंद हैं। और साथ ही जो मुझे एक और चीज़ कहते समझ में आई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस का कहते मफ़हूम है कि सिला रहमी जो है, यानी कि जो लोग कहते सिला रहमी करते हैं, यानी कि रिश्तेदारों के साथ कहते जुड़े रहते हैं और उनको कहते फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो उनकी जान और माल उसके अंदर कहते बहुत ज़्यादा कहते बरकत पड़ती है। और काउन भाई की इस बात से मैं ये चीज़ एसेस कर सकता हूँ कि यकीनन कामरा भाई खुद भी इस चीज़ को बहुत एक्सटेंसिवली कहते प्रैक्टिस करते हैं। इस वजह से इन्होंने केवल बात कहते हैं यहाँ पे शेयर की। अगर मेरी ज़िंदगी में सुकून है तो वो वालिदैन की वजह से है, वो उन सब लोगों की वजह से जिनकी दुआएं हैं, मजाक में तो खैर मैं ये भी कहता हूँ अपने क्लाइंट से कि भाई आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ, तो आपको ये है कि जी वकील ने पैसे ले लिए, मर ना जाए। सही हो गया।
कामन भाई, इट वाज एन अमेजिंग कन्वर्सेशन विद यू. और नहीं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव. आई नो इट वाज एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, बट थैंक यू. Yeah. और अगर कहीं कहते वक्त बना, आप अगर कभी मुल्तान आए और अगर कभी टाइम हुआ तो हम लोग वहाँ पे अपने स्टूडियो में भी आपको होस्ट करना चाहेंगे इंशाल्लाह. और ये कि अगर मेरा कोई यूएस का कहते हैं कोई कहते हैं नेक्स्ट विजिट होगा तो हम फिर इंशाल्लाह यानी कि कुछ और क्वेश्चंस के साथ इंशाल्लाह बढ़ेंगे. Absolutely, absolutely. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपका शुक्रिया. थैंक यू once again for coming. जज़ाकल्लाह. Thank you.